नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रभाववाद के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। हमने नवशास्त्रवाद पढ़ा, हमने रोमांसवाद पढ़ा, हमने यथार्थवाद पढ़ा, हमने बाल चित्रकार पढ़ा और आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रभाववाद। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हम 2-3 वीडियो में कवर करेंगे, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। क्योंकि सक्सेस का या फिर कोई अच्छी अपन को चीजें पकड़ बनाने तो सब कोई शॉर्टकट नहीं हो रहा। हम उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को क्या है कि पूरा डिटेल से समझना पड़ता है हमें उसे। तो आज हम ऐसे प्रभाववाद के बारे में पढ़ेंगे और जो प्रभाववाद के बारे में समझाने से पहले मैं आपको कुछ एक तरीके से पूरा सीक्वेंस लेके आता हूँ थोड़ा सा, कि हमने नवशास्त्रवाद पढ़ा था। उसके अंदर क्या हुआ था दोस्तों की जो उस समय जो 17वीं 18वीं शताब्दी में रोकोको और बरोक शैली का उन्होंने विरोध किया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि जो प्राचीन यूनानी कला के आदर्श रूप थे उनको साथ में लेकर वो नवशास्त्रवाद कला आगे बढ़ी थी। इसके बाद में रोमांसवाद आया। रोमांसवाद ने उनकी तर्क कठोरता को, जो प्राचीन जो आदर्श जो परंपरागत विचार थे उनका विरोध किया और स्वतंत्र विचार से, स्वतंत्र भावनाओं को लेकर जो काल्पनिक जो साहसिक घटनाएं थी उनका चित्रण किया था। उसके बाद में आया यथार्थवाद। यथार्थवाद में क्या किया दोस्तों, यथार्थवाद में जो चित्रकार थे उन्होंने जो सामान्य जनता थी उसके सुख दुखों का चित्रण किया था। उन्होंने प्राचीन जो काल्पनिक घटनाएं थी साहसिक घटनाएं, उनका विरोध किया था। फिर भारतीय चित्रकारों ने क्या किया, भारतीय चित्रकारों ने बाहर जाकर चित्रण करना प्रारंभ किया, जिससे प्रभाववादी इन चित्रकारों को प्रेरणा मिली थी। तो एक तरीके से सीक्वेंस वाइज चलते आए थे। अब आज जो अपना टॉपिक है, आज अपन डिस्कस करेंगे प्रभाववाद के बारे में और बहुत अच्छी तरह से अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो में आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि प्रभाववाद के बारे में सब कुछ जो इम्पोर्टेंट जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। प्रभाववाद की जो जिस समय यूरोप में प्रभाववाद का उदय हो रहा था तो उसी समय समकालीन साहित्य में भी जो प्रभाववाद प्रगतिशील था और जो साहित्यकार थे वो लेखन में क्या करते थे कि सामान्य घटना, सामान्य दृश्यों या सामान्य जो प्रसंग थे उनको लेकर लेखन कार्य कर रहे थे। कला में भी कलाकार क्या करते थे, सामान्य वस्तुओं जैसे किसी कोने में पड़ी हुई वस्तु हो गई या सामान्य मुद्रा में बैठा हुआ व्यक्ति, इनको लेकर चित्रण कर रहे थे। उनका सिद्धांत ये था कि उनका सिद्धांत ये था कि चराचर सृष्टि के दृश्य घटनाएं सौंदर्य से उत्प्रोत है। मतलब कि जो चराचर जो संसार है उसमें जो घटनाएं, जो दृश्य है, जो मामूली घटनाएं, जो दृश्य है वो भी सौंदर्य से परिपूर्ण है। कला के निर्माण के लिए किसी काल्पनिक विषय या फिर कोई अति महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट होता है, विषय की आवश्यकता नहीं होती। जो सामान्य दृश्य होते हैं, घटनाएं होते हैं, वो भी कला से सौंदर्य से परिपूर्ण है। तो उनका मानना ये था। और दोस्तों प्रभाववादी क्या करते थे, तो चित्रण के लिए है ना क्या करते थे, एक तो प्राकृतिक दृश्य, शहरी दृश्य तथा दैनिक जनजीवन के घरेलू विषयों को चुनते थे। वो बाहर जाते थे, प्राकृतिक दृश्यों को चित्रण करते थे, शहरी दृश्यों को चित्रण करते थे और दैनिक जीवन से संबंधित जो दृश्य थे उनके चित्रण करते थे, ठीक है। प्रभाववाद में अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ, इससे पहले हमने यथार्थवादी पढ़ा था। यथार्थवाद में और प्रभाववाद में दो स्पष्ट अंतर होते हैं। देखो जब यथार्थवाद में जो विषयों का चयन होता है वो एक उद्देश्य से किया जाता था, विषयों का चयन उद्देश्य से किया जाता था। किंतु जो प्रभाववाद में जो विषय था वो सिर्फ सौंदर्य की जागृति करने के लिए किया जाता था। इसमें मैंने देखो 2 पॉइंट लिखा भी, प्रभाववाद में विषयों का कार्य सौंदर्यानुभूति करना मात्र है। बस सौंदर्य के लिए विषयों का चयन करते थे, बाकी वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। दूसरा ये थे कि जो यथार्थवाद में जो रंग होता था वो वस्तु के जो प्राकृतिक रंगों को चुनकर उसका रंगांकन किया जाता था। जैसे प्रकृति में जैसे सेब दिख रहा है तो सिर्फ सेब में जैसे शेड आ रही है वैसी शेड होते थे, लेकिन प्रभाववाद में जो प्रकाश का प्रभाव पर आधारित रंगांकन किया जाता था। और अपन अब बात करें तो जापानी छापा चित्रों का प्रभाववाद में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। जापानी छापा चित्रों का भी प्रभाववाद के जो एक तरीके से मान लो कलाकार थे उन सभी पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। और क्योंकि अब जापान छापा चित्र प्रभाव कैसे पड़ा, दोस्तों सबसे जो यूरोप से क्या कहते थे कि जो जापान से चीनी मिट्टी के जो बर्तन थे ना जो यूरोप में आते थे तो उन्हीं के साथ कुछ कागज में लपेटे हुए जो चित्रकार थे, छापा चित्र थे, है ना, उनके वहां के चित्रकारों के छापा चित्र बजाया करते थे, जिससे वहां के जो चित्रकार थे उन पर काफी प्रभाव पड़ा था। अब और इसी कारण जो जापान में एक राष्ट्रीय जो पेरिस की प्रदर्शनी हुई थी वहां पर 1867 में क्या हुआ, तो जापानी छापा चित्रों के लिए अलग से पृथक जो विभाग की स्थापना की गई थी उस समय। अब बात करते हैं प्रभाववादी चित्रकारों के मुख्य विषय प्रकाश और वातावरण थे। ये तो एक है कि जो प्रकाश और वातावरण पर पूरी थी ये जो कला थी, इनके चित्र बनते थे
प्रकाशित, जिसे इनको प्रकाश का प्रभाव, इस समय के अकॉर्डिंग जो प्रभाव चेंज होता रहता है प्रकाश की किरणों का, वो उसी अकॉर्डिंग चित्र करते थे। अब इन्हीं प्रभाववाद को नेत्र शैली भी कहा जाता है। नेत्र शैली भी कहा जाता है क्योंकि नेत्रीय पटल पर आधारित चित्र बनाती थी, ये नेत्र को जैसे दिखता था वैसा चित्रण कर देती है। और प्रभाववाद को बाहरी स्थानीय चित्रण नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि बाहर जाकर चित्रण करने के लिए इनको बाहरी स्थान चित्रण नाम से भी प्रसिद्ध ही जाना जाता है इनके नाम को। इनकी रंगांकन पद्धति को इंद्रधनुषीय रंगांकन पद्धति कहा जाता है, क्योंकि इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, वैसे ही ये प्रकाश के 7 रंगों के आधार पर ये क्या करते थे, चित्रण किया करते थे, जिसके कारण इनकी पद्धति को इंद्रधनुषीय रंगांकन पद्धति भी कहा जाता है। आगे अपन जब क्लोथ जो माने हैं उनका जो प्रभाववाद और बीजारोपण कैसे हुआ था, कैसे इसका नाम पड़ा था, सबसे पहले जो 1863 में अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी हुई थी वो भी अपन पढ़ेंगे, जो अगर क्लोथ माने के बारे में पढ़ेंगे तो अभी वो अलग अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं एडवर्ड माने और जो प्रभाववाद के बीजारोपण कैसे हुआ था। दोस्तों कहानी ऐसी है कि एक बार क्या हुआ था कि 1863 में एक जो फ्रांस में राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, और इस प्रदर्शनी में क्या हुआ कि जो 4000 से अधिक चित्रों को अस्वीकृत कर दिया। इसका पीछे कारण ये था कि जो प्रभाववाद समाज में तो क्या क्रांतिकारी विचार उत्पन्न हो रहे थे, कलाकार बन रहे थे, नए नए कलाकार आ रहे थे, लेकिन जो फ्रांस की जो राष्ट्रीय जो संस्था थी उसके जो अधिकारी थे उनकी वो भी पुरानी सोच के थे। तो 1863 में एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन हुआ और उसमें 4000 से अधिक चित्रों को अस्वीकृत कर दिया गया। और जब इन चित्रकारों ने हंगामा मचाया तो जो राजा था उसने मध्यस्थता करने के लिए जो 1863 में ही इन चित्रों की अलग से प्रदर्शनी कराने का आदेश दिया, और ये जो प्रदर्शनी थी इतिहास में एक अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी कहलाई। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1863 में राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में 4000 से अधिक चित्र अस्वीकृत हुए थे। जब इन चित्रकारों ने हंगामा मचाया तो राजा ने क्या किया कि इनकी एक अलग से प्रदर्शनी करवाई, जिसे अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी की गई, और कई चित्रकारों ने इसे अपना अपमान समझा। तो इस प्रदर्शनी में 600 से अधिक चित्र वापस ले लिए गए थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी में कितने चित्र वापस ले लिए गए थे, तो 600 चित्र। अब बात करते हैं, देखो जो ये चित्र जो प्रदर्शनी होती है ना, इस प्रदर्शनी में एडवर्ड माने का एक चित्र था तरण पर भोजन। इसकी काफी आलोचना हुई थी, काफी आलोचना की गई थी, क्योंकि एक तो इसी से यहीं से स्टार्ट हो जाता है अपना जो प्रभाववाद का बीजारोपण जो है ना, यहीं से स्टार्ट होता है। फिर अब बात करते हैं अपन एडवर्ड माने की। दोस्तों जो देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको कि जो जब ये चित्र इनके प्रदर्शनी अस्वीकृत हुई तो नए कलाकारों की एक आदर्श नेता बन चुके थे एडवर्ड माने। और ये क्या करते थे, जो नए नए कलाकारों का समूह था जिसमें अपना ये एडवर्ड माने हुए, मोने हुए, सिसिली हुए, पिसारो, सेजान, ये सभी एक ग्रुप बनाते कर आपस में चर्चा करते थे सप्ताह में 1-2 बार। तो जो माने थे वो उन सभी के एक आदर्श नेता बन चुके थे। अब एडवर्ड माने की अगर बात करें तो इनका जन्म 1832 में हुआ था। एक सघन परिवार में हुआ था। इनके पिता जो थे न्यायाधीश थे, और बचपन से ये जो थे एडवर्ड माने चित्रकार बनने की इनकी इच्छा थी, है ना। जो इनके पिता ने इनको कला शिक्षा के लिए कुत्यूर, जो चित्रकार कुत्यूर की चित्रशाला में भेजा था, और आरंभ में ही 5-6 वर्षों में इन्होंने जो परंपरागत जो अंकन पद्धति उसकी सीख ली थी, लेकिन उस जो परंपरागत पद्धति से उब चुके थे, ये स्वतंत्र विचारों के थे। अब देखो ये क्या हुआ, इन्होंने 1859 में अपना चित्र एब्सिंथ पीने वाला बनाया। अब इस चित्र की आलोचना इनके जो शिक्षक थे, गुरु थे, उन्होंने इनकी आलोचना की थी चित्र की, और ये चित्र भी जो राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में अस्वीकृत हो चुका था। अब 1865 में राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में ओलंपिया चित्र स्वीकृत हुआ, जो उनका प्रसिद्ध चित्र है। 1865 में इन्होंने एक ओलंपिया चित्र मतलब सुविख्यात बहुत प्रसिद्ध चित्र है जो 1865 में बनाया। ये चित्र उनका जो स्वीकृत भी हो गया था राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में। अब 1868 में उनके 2 चित्र तोते वाली स्त्री तथा एमिल जोला स्वीकृत हो गए थे। 1868 में इन्होंने 2 चित्र बनाए थे, एक तो तोते वाली स्त्री और एक एमिल जोला, जो है ना इनके जो राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत भी हो गए थे। जो एमिल जोला थे वो इनके बहुत अच्छे मित्र भी थे, और इन्होंने इनके ऊपर एक किताब भी लिखी थी। जापानी छापा चित्रों का भी इन्होंने काफी इनके ऊपर काफी प्रभाव पड़ा। इन्होंने जापानी कला के कुछ जो तत्व थे उनका भी समावेश अपनी कला में किया था। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि पहले कि 1867 में पेरिस की विश्व प्रदर्शनी हुई थी, जिसमें जापानी छापा चित्रों को एक अलग से विभाग की स्थापना की गई थी, जिसमें जापानी कला से रिलेटेड जो भी चीज दिखाई गई थी वो प्रदर्शित किए गए थे। अब बात करते हैं 1873 में 1873 में उनका चित्र
अच्छी बियर, स्वीकृत तो बहुत फेमस चित्र है अच्छी बियर। दोस्तों इनके जो चित्र है वो बहुत इंपोर्टेंट चित्र में लेके आया हूँ और वो आपको जरूर याद करने हैं, समझने इन चीजों के बारे में। अब देखो 1874 में 1874 में इन्होंने अपना चित्र नाव की सवारी बनाया, जो उनका पूर्ण रूप से प्रभाववादी चित्र माना जाता है। अगर एक तरीके से ये प्रभाववाद का प्रथम चित्र एक तरीके से कहा सकते हैं इसको अपन। 1874 में इन्होंने एक नाव की सवारी चित्र बनाया था, जो उनकी पूर्ण रूप से प्रभाववादी शैली में बनाया हुआ चित्र है। इसके बाद में इन्होंने 1879 में चित्र बनाए, जिनमें जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र तथा फार्लिया बर्जेर का मदिरा ग्रह, ये उनकी जो इस नई शैली के, जो परिभाववादी शैली के दो चित्र मान सकते हैं अपन। जिसमें जो फार्लिया बर्जेर का मदिरा ग्रह है, ये काफी प्रसिद्ध और सर्वोत्कृष्ट चित्र माना जाता है इनका। और इनके अन्य चित्रों में आ जाता है स्पेनिश गिटार वादक, ये एक अन्य चित्र है जो उन्होंने बहुत पहले बनाया भी था इन्होंने। 1883 में इनका एक निधन हो गया था। बाद में इनकी जो मृत्यु हुई थी उसके बाद में क्या हुआ था कि इनके प्रशंसकों ने इनके चित्र ओलंपिया चंदा इकट्ठा करके इनके प्रशंसकों ने ओलंपिया चित्र वो खरीदा और लूव्र संग्रहालय को दान दे दिया था इनके चित्रों ने। तो एडवार्ड माने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब अपन मोने को पढ़ेंगे और पिसारो, सिसिली, सेजान, एडवार्ड जो देगा है, सभी आर्टिस्टों के जो बारे में डिटेल से है ना हम कुछ पढ़ेंगे वीडियो के बारे में, वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपन ने मैंने इसके अंदर बताया वो इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये तो आपको समझनी है। आगे अपन बात करेंगे कि जो प्रभाववादी को नामकरण कैसे हुआ और प्रभाववादी की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई, 6 जो 8 प्रदर्शनी हुई थी वो कब कहाँ हुई, वो भी पढ़ते हैं।